तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04 पे। तो आज का लेक्चर में लेके आई हूँ मेरे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी हमारा जो सबसे हाई वेटेड चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, वो हमने कवर अप कर दिया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हाई वेटेज चैप्टर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई वेटेज रख रहा है और चैप्टर बहुत ईजी है। वेटेज ज्यादा है पर चैप्टर इजी है, बस इतना समझ लो। तो आज एक नए बोर्ड के साथ, नए डिजिटल सिस्टम्स के साथ हम लेकर आए हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे टाइप्स के मार्केटिंग होते हैं, वो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले देखते हैं कि आपके चैप्टर में कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि भाई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे कि उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। हमेशा मैंने बोला था कि आपको डेफिनेशन किसी सिर्फ एक पर्सन का पढ़ना है, 4-5 डेफिनेशन दिए रहेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, मार्केटिंग जो रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट की इंसेंस आप ले लीजिए कि इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन टाइप आता है, तो आप ये चीज पढ़िए या ये चीज पढ़िए, सेम हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केटिंग का फायदा क्या होता है, मार्केट फंक्शन कैसे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, इसको सीधा सीधा आईएमपी ले लेना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, मार्केटिंग मिक्स का। तो इसके अंदर पहले 4P था, अब जो है रिसेंटली 7P, ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट चेंज हुए, 4P 7P करके रहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि हमारे ये 8.1, 8.2, 8.3 का कॉन्सेप्ट हम कवर कर ले। बाकी का अगर पॉसिबल हुआ तो हम आज के लेक्चर में लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे लेक्चर वाला पार्ट। अब आते हैं पहले मार्केटिंग का, हम देखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर वो देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग होता क्या है कि इट इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड बिजनेस एंड नॉट एन एक्सेप्शन। It is difficult to survive on the basis of the past performance in the product market। वो क्या बोल रहा है कि भाई मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप मार्केट में आकर बिजनेस कर रहे हो तो ये बिजनेस जो है ना, ये रोज चल रहा है, ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है कि चलो आज मैंने 1000, 2000, 4000 आज का मैंने बिजनेस कर लिया तो अभी कल मेरे को कुछ करने की जरूरत है, आराम से नहीं। आपको बिजनेस रोज करना है, दैट इज द वर्क ऑफ द बिजनेस, जो कंटिन्यू चल रहा है। बट इट इज डिफिकल्ट। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, आपने पास्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचा था तो अभी भी चल रहा है, उस बेस पे प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Innovative and variety of product are introduced in the market which gives the lots of choice to the customer। अभी अगर आप पहले की बात करो, एग्जांपल लेते तो पहले मार्केट में आपको खाने के लिए खाली क्या थी, मैगी। तो अगर आप दुकान पे जाते थे तो सीधा क्या बोलते थे कि भाई मुझे मैगी दे दो। अगर आज आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सी, अब हमारे पतंजलि भी आ गए हैं, यहाँ पे आपको पतंजलि ऑप्शन में मिल जाएगा। जो डाइट बोलेंगे भाई मुझे तो मैदा नहीं खाना, मैं आटा वाला खाता हूँ, तो पतंजलि ले लेंगे। मैगी का दाम गिरा तो एक जो थे बहुत ज्यादा ऊपर उठे थे वो थे यूपी नूडल्स, तो अब यूपी वाले भी ऊपर आ गए। तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है तो वहां पे लोगों के पास ना चॉइस बढ़ती है, और जब चॉइस बढ़ती है तब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, लोगों के पास चॉइस बढ़ रही है, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि it makes very difficult for the business to retain and expand the brand in the mind of the customer। देखो ये एक बिजनेसमैन के लिए ना बहुत डिफिकल्ट चीज होता है कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना और लोगों के दिमाग में ये डाल देना कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड है। अब ये चीज करने में बहुत मेहनत लगती है, ये चीज उसने बोला कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना, कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को ब्रांड डालना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे ऑफ लाइफ। और आज के टाइम में तो एक सीधी सी चीज है, आप प्रोडक्ट बना दिए, आपने प्रोडक्शन कर दिया, पर आपने मार्केटिंग नहीं की तो प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही नहीं है, तो कौन उसको आके खरीदेगा। तो ये सबसे बड़ा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट को अगर आपने पब्लिक को बताया ही नहीं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया और पब्लिक को पता ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेंगे। तो अगर आज आपका कोई भी आप चीज प्रोड्यूस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको प्रोड्यूस करने के बाद आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि इट इज अफेक्ट अवर डे टू डे लाइफ एवरी पॉसिबल मैनर। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है, मार्केटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज द साइंस। साइंस क्यों बोला, आर्ट इसलिए बोला कि भाई आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि वो कस्टमर को पसंद आना चाहिए। साइंस इसलिए क्योंकि हमेशा जो कस्टमर को अच्छा लगता है
उसके हिसाब से आपको इनोवेशन करना रहता है, आपको मार्केट को समझना है, मार्केट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो चीज समझना है, और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को मार्केट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, नीड ऑफ मार्केटिंग अराइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लोअर डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ओवर द इयर्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि डिमांड्स कम हो जा रही है, डिमांड्स का मतलब क्या हो रहा है कि पहले अगर एक मार्केट में एक दुकान वाला था, ठीक है, आपके यहाँ पे एक किराने वाले की दुकान थी, तो आप जाते थे उसको बोलते थे, पूरी बिल्डिंग की सोसाइटी वाले वो किराने वाले के पास जाते थे कि बोलते थे भाई हमें इतना सामान दे देना। आज धीरे धीरे वहां पे सोसाइटी बढ़ गई, आज एक ही जगह वहां पे आपको 3 किराने की स्टोर मिलेगी। तो अगर सोसाइटी बढ़ी, लोग बढ़े, तो यहाँ पे स्टोर बढ़ा तो लोगों के पास क्या बढ़ गई है, आज चॉइस बढ़ गई है, और चॉइस बढ़ गई तो पहले इसके पास जो सारा का सारा डिमांड होता था, आज वो डिमांड सारों के पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जरूरी नहीं है कि अब हर कस्टमर इसके पास होंगे, वो कस्टमर इन 3 लोगों के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, every organization want to increase market share by presenting themselves different than their competitors। मैंने क्या बोला कि आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है ये आपको बताना है। तो ऐसे मार्केट में सर्वाइव करना जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला पार्ट। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन के अंदर देखिए वो क्या बोलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन में बोलते हैं दैट मार्केटिंग इज अ की फंक्शन। अब मार्केटिंग को क्या बोला है, इट इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट and service and idea almost every day. Marketing has a different meaning based on audience, media, business in changing market। क्या बोला उन्होंने कि मार्केटिंग का मतलब अलग अलग चीज होता है, किस चीज पे बेस्ड होता है कि हर एक प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग है। अब अगर मैं ऑडियंस कैसे अलग है, समझो एक छोटा सा चाइल्ड, अगर आपके घर के अंदर एक बच्चा रहता है, ठीक है, आपके फादर और मदर है और आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है, अगर मैं तीनों की बात करूं तो अगर मार्केट में जाएंगे तो ये जो बच्चा है वो हमेशा क्या ढूंढेगा, वो हमेशा मार्केट के अंदर टॉयज ढूंढेगा। इसका टारगेट चीज क्या है कि मार्केट में जब भी जाएगा इसको दिखेगा क्या, इसको टॉयज चाहिए, इसको टॉयज खरीदना है। सेम टाइम पे आपके फादर अगर जा रहे तो वो क्या देखेंगे कि भाई अब मेरे घर के लिए हाउस होल्ड चीज जो देखेंगे, मतलब घर के लिए क्या चीजें चाहिए, क्या जरूरतमंद की चीजें। वहीं पे ग्रैंडफादर के लिए क्या रहेगा, भाई कीर्तन वीर्तन है तो कोई अगर गॉड से रिलेटेड कोई बुक्स है, कोई स्टोरीज है, उनको ये सब अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे क्या ऑडियंस जो है हर प्रोडक्ट के लिए अलग है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में। अब ये जो टॉयज है ये क्या ग्रैंडफादर कभी इसको टारगेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। टॉयज का टारगेट कौन रहेगा, हमेशा बच्चे डिमांड करते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म, मुझे मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो मेरा मीडिया क्या है, मैं लोकल मार्केट में बैनर लगा कर रही हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही हूँ, या मैं टेलीविजन के टीवी के एड्स के बीच में ला रही हूँ, तो मेरा मार्केटिंग एरिया होगा। एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट, और बिजनेस का जो मार्केट है डेफिनेटली अगर हम आज की बात करें तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जो डे बाय डे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बोला था आप कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हो। यहाँ पे मैं डेफिनेशन जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों का जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज फिलिप कॉटलर ने। अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सोसाइटी में कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ सोशल प्रोसेस जहां पे एक अकेला पर्सन या पूरा का पूरा ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड। ठीक है, अभी जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो क्रिकेट के लिए बैट्स चाहिए, मेडल्स चाहिए, तो पूरी की पूरी ग्रुप जाएगी डिमांड करेगी। इंडिविजुअल्स क्या है कि भाई मुझे खाली मेरे घर के लिए राशन भरना है तो मैं राशन लेने जा रही हूँ। वांट थ्रू क्रिएटिंग, अब उनके वांट होते हैं कि भाई मुझे मेरे घर के लिए राशन चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, कपड़े चाहिए। ऑफरिंग फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब यहाँ पे कौन होते हैं, दो लोग होते हैं, एक होता है बायर एंड दूसरा होता है आपका सेलर। ठीक है, ये जो बायर है इसको प्रोडक्ट चाहिए तो ये किसके पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा। अब समझे इसको अगर अपने घर की ग्रोसरीज भरवानी है, ठीक है, ग्रोसरीज क्या होती है, घर का राशन पानी भरवाना है, तो राशन पानी भरवाने तो वो किसके पास जाएगा, एक किराने स्टोर के पास जाएगा, जो भी आसपास उसके ग्रोसरी स्टोर होगी वहां पर वो जाएगा। अब ग्रोसरी स्टोर में जाने के बाद वो बोलेगा कि भाई मुझे ये किराने पे, मुझे ये स्टोर पे ये सामान चाहिए, ये इसने बोला लिस्ट मुझे ये चाहिए, इसने इसको दिया, ये यहाँ पे बीच में दोनों के क्या होगा, मनी का एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर्स। इसके पास जो प्रोडक्ट था वो इसको दिया, इसने इसको पैसा दिया, फ्रीली एक्सचेंज हुआ प्रोडक्ट का,
सर्विस क्या है, आप एक क्लासेस में जा रहे हो, आप पढ़ते हो, आप वहां पे फीस पे करते हो और आपको सर्विस दी जा रही है, आपको नॉलेज दी जा रही है। आपकी तबियत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने 20-30 रुपया दिया और उन्होंने आपको मेडिसिन दिया, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑफर की जाती है एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर्स। ठीक है, तीनों डेफिनेशन में से मेरे हिसाब से एक ही डेफिनेशन अगर करना है तो आप लोग ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते चलेंगे, वन बाय वन ही आपको समझ में आएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अंदर वो क्या बोलते हैं, सबसे पहला मार्केट बोला है प्लेस कॉन्सेप्ट मार्केट। ध्यान से समझो प्लेस क्या होता है। अब अगर आप दिल्ली में जाते हो, ठीक है, दिल्ली के अंदर एक मार्केट सुना है, सबसे बड़ा फेमस मार्केट है, कौन सा मार्केट है, आ गया होगा मुंह पे नाम, सरोजनी मार्केट। ठीक है, अब ये सरोजनी मार्केट जो है वो है क्या, एक जगह है, एक प्लेस है, उस प्लेस पे सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, सारी चीजें मिलती है, तो उस जगह पे वो सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पब्लिक ले रही है, एक्सचेंज कर रही है, तो ये कौन सा मार्केट हो गया, प्लेस कॉन्सेप्ट। देखो क्या बोलता है, द टर्म मार्केट इज कमोडिटी अंडरस्टूड एज द प्लेस where transactions of buying and sale। कि सरोजनी मार्केट, अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हो तो मुंबई के अंदर अगर सबसे बड़ा फेमस मार्केट आप ले लो, क्रॉफर्ड्स मार्केट है या एफएस मार्केट है, फैशन स्ट्रीट है। अब अगर ये जो एफएस मार्केट है या सरोजनी मार्केट है, ये वो प्लेस है, ये प्लेस है जहां पे प्रोडक्ट को बाय किया जा रहा है और प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ठीक है, and goods and service place in exchange of monies and money worth. It is the place where buyers and sellers and the intermediaries, इंटरमीडिएटरीज क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है जो बीच में काम करते हैं, दैट इज एजेंट, मतलब जो बीच में इस चीज को प्रोडक्ट बेच रहे। आप ध्यान से समझो, एक एग्जांपल में बताती हूँ, एक कैमलिन का समझो कलर बॉक्स है, ठीक है, अब ये कैमलिन का जो कलर है उसको बनाती कौन है, कैमलिन कंपनी बनाती है। अब ये कैमलिन का कलर जो कंपनी बना रही है, क्या वो डायरेक्ट आके मार्केट में बेच रही है क्या, नहीं, वो क्या करती है, वो इस प्रोडक्ट को देती है होलसेलर को। होलसेलर पता है ना, जो सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, बल्क में उठाता है, ठीक है, वो होलसेलर को देती है। होलसेलर उस प्रोडक्ट को लेकर आएगा किसके पास, रिटेलर। हु इज द रिटेलर, आपके आसपास जितने भी छोटे छोटे दुकान है वो कौन होते हैं, रिटेलर्स। अब यहाँ पे इसके बाद इसको खरीदता कौन है, डायरेक्ट कस्टमर। कौन खरीद रहा है इसको, कस्टमर। अब जब कस्टमर इसको, अगर कस्टमर इस चीज को खरीद रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हो गए, कैमलिन से बनाया किसने, कंपनी ने, आया किसके पास, होलसेलर एंड रिटेलर, तो बनाया इसने, चाहिए इनको था, तो ये दोनों बीच में कौन हो गए, हमारे इंटरमीडिएट। समझ में आ गया, एजेंट, मतलब कैमलिन की कंपनी को चाहिए था कस्टमर को बेचना था, कस्टमर को चाहिए था किसको, कलर चाहिए, पर ना कस्टमर डायरेक्ट कैमलिन की कंपनी में जा रहा है, ना कैमलिन डायरेक्ट कस्टमर के पास आ रहा है। इन दोनों के बीच में लिंक कौन ज्वाइन करके रखा है, होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको प्लेस मार्केट क्या होता है। एंड बट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टर्म मार्केट हैज वाइडर रिमेनिंग दैट्स द प्लेस। अभी ध्यान से समझो, पहले का टाइम अगर हम बात करें तो भाई अगर मुझे कोई सामान लेना है तो मैं सरोजनी मार्केट में जाऊंगी, मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मैं वहां पर जाऊंगी। बट आज का जो मार्केट है वो काफी हद तक क्या हो गया, चेंज। कैसे चेंज हो गया, एग्जाम्पल अमेजोन, अगर मैं अमेजोन की बात करती हूँ तो अमेजोन क्या है, कोई जगह है क्या, नहीं, ये इंटरनेट है। फ्लिपकार्ट, अब ये सारे कौन से मार्केट आ चुके हैं, ये सब वो मार्केट है जहां पे मुझे किसी जगह पे नहीं जाना है, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, गुजरात में हूँ, कहीं पे भी रह के मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ। तो होप सो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्लेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, प्लेस का मतलब मैंने क्या बोला, वो जगह जहां पे हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। नेक्स्ट आता है कमोडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट। अब कमोडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर अगेन देखो वो क्या बोल रहे हैं, कमोडिटी के अंदर बोलते हैं इन द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, मतलब फोकस करना। ठीक है, emphasis is given on buying and selling of goods and service. In this concept, the process of buying and selling of goods and service is important, not the place of exchange. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट बेच जाना चाहिए। जैसे कि आप अपने बिल्डिंग में रहते हो, आपके नीचे कोई पहचान का किराने स्टोर वाला है, आपने उसको फोन किया, बोला कि भाई मेरे घर पे लाके 4 किलो चावल भेज दे। अब वो किराने स्टोर ने आपके घर पे आकर सामान रख दिया। अब वो कोई, आपको उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं थी, आपको क्या चाहिए थी, वो कमोडिटी। वो कमोडिटी आपके यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एट द एंड होना क्या चाहिए, आपका
बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग हो गया, चाहे गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पे प्लेस के रहने न रहने की कोई भी जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। पहला क्या पढ़ा हम लोग ने, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। प्लेस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या बोला था, वो एक जगह जहां पे प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग होगा, जिसके अंदर मैंने सरोजनी मार्केट, कॉर्पोरेट मार्केट ले लो या एफएस ले लो। कमोडिटी के मतलब मुझे किसी प्लेस की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट मेरा एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। अगर प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया मतलब मैं वहां पर गई नहीं, बट वहां पे बिना कि मेरे कोई पहचान का मैंने कॉल कर दिया कि भाई मेरे घर पे, जैसे आजकल डिलीवरी होती है, मैंने फोन कर दिया कि मुझे ये घर पे डिलीवर कर दो। ब्लिंकिट से आप खाना पीना मंगा सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब चीजें मंगा रहे हो, आपने कॉल कर दिया, प्रोडक्ट आपके घर पर आ गया, तो वो क्या बन गया, कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखो, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अगेन एम्फेसिस का मतलब मैंने क्या बोला था, फोकस on the exchange of goods and service between the buyers and seller, free concept as well as the mutual trust. There should not be any fraud and mispresentation or coercions of undue influence during the exchange, and the exchange should be voluntary between the buyers and sellers. अब exchange concept क्या बोलता है, exchange concept बोलता है कि ये चीज में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि गुड्स और सर्विस बायर्स एंड सेलर के बीच में फ्री कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ मेरा प्रोडक्ट खराब होगा कि नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए, वो वहां पे फ्रॉड नहीं कर रहा है, इजीली वो प्रोडक्ट चले जा रहा है क्योंकि ट्रस्ट है। आज आप जैसे अगर मैगी किसी भी दुकान पे जाते हो तो आपको आज मैगी के ऊपर एक बार ब्लेम आ गया तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि भाई वो प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट सबको पसंद आएगा कि नहीं, तो आपका ट्रस्ट नहीं है उस चीज के ऊपर। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं है तो आप उसका एक्सचेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन और कोरेशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। अगर प्रोडक्ट को कहीं से भी एक्सचेंज किया जा रहा है तो उनके साथ कोई फ्रॉड या कुछ मिसप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी गलत चीज उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। एरिया कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आपका कनेक्टेड है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट से। देखो यहाँ पे पहले लाइन में दिया कि इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट मार्केट। दिस कॉन्सेप्ट गिव द एम्फेसिस on free association between buyers and sellers to fix the price for buying and selling, and the price fixed between buyers and sellers in the certain area only। अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है, यहाँ का मतलब होता है कि अब एग्जांपल ले लो, मैंने आपको ले लिया, समझो मैगी का एग्जांपल लो, ठीक है। अब ये है कि लोगों को एक तरीके से मैगी के ऊपर, मैगी एक ट्रस्ट था कि भाई अगर नूडल्स मतलब सिंपल नूडल्स मतलब मैगी, अब नए नए ब्रांड्स आ गए, हमें पहले नहीं पता था, हम सिर्फ मैगी जानते थे, ठीक है। और मैगी बेसिकली एक ब्रांड का नाम है, तो हम अगर यूपी का भी लेते तो हम बोलते क्या है, मैगी, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज आ चुकी है। जबकि मैगी इट्स अ ब्रांड नेम, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट नेम, मतलब वो नूडल्स है, आप उसको मैगी नहीं बोलते, वो नूडल्स है, बट उसको ब्रांड नेम मैगी है। तो अगर हम यूपी का खरीदेंगे या किसी और ब्रांड का भी खरीदेंगे, पतंजलि का भी खरीदेंगे, तो हमारे मुंह पे नाम क्या आता है, मैगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, the price fixed between the buyers and sellers implies in certain area only, and in this concept it is not necessary for buyers and sellers to meet in the person. For fixing the price, buyers and sellers can regularly take the help of different modern communication media and exchange। अब अगर मैगी की कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरा जो है कम से कम दिन भर में, अगर मैं दिन भर की बात करूं तो मेरा 1 लाख प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक जाता है, ठीक है। अब उसके कितने प्रोडक्ट एक दिन में बिक रहे हैं, 1 लाख प्रोडक्ट अगर उसका मार्केट में बिक रहा है। अब वो जो था पहले जो प्रोडक्ट था वो 10 रुपए का बेचता था, अब 10 रुपए के ऊपर अगर उसने सोच लिया है कि भाई मेरा अचानक से मार्केट बहुत गिर गया क्योंकि उसके ऊपर इम्प्लीकेशंस आ गए, टेस्टिंग हुई उसकी, तो पता चला उसमें कुछ प्रोडक्ट को वो मिक्स कर रहा है, तो जब ऐसी चीजें पता चली तो उसको ये लगा कि भाई मेरा ब्रांड नेम जा रहा है। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं प्रोडक्ट का प्राइस 9 रुपीज कर देता हूँ। अब वो 9 रुपीज कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई उसने डिसाइड किया कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा आ गया, तो मैं अगर प्रोडक्ट अब हाइक करूंगा तो लोग लेंगे नहीं, तो उसने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया। अब इस 9 रुपीज पे भी समझो वो डेली का उसका 1 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है, मतलब अगर वो 9 रुपए में भी बेच रहा है तो उसके 1 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। 1 रुपए में अगर उसका डेली का 1 लाख जा रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1 लाख का उसका प्रॉफिट बन रहा है। मतलब अगर उसको प्राइस चेंज करना था तो उसको किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर सकता है एरिया वाइज। बात आ रही है कि नहीं समझ में? आप एग्जांपल ले लो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने एक XYZ कंपनी बनाई, ठीक है। अब ये XYZ कंपनी जो है मेरी कपड़े की कंपनी है। अब ये कपड़ा अगर मैं बैंड्रा में बेचती हूँ
ठीक है। अब बैंड्रा में मेरे को पता है कि वहां का क्राउड क्या है, अच्छा खासा है, तो वो सेम कपड़ा मैं बैंड्रा में जाकर बोलूंगी भाई 5,000 का, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का क्राउड मुझे पैसा देगा। अगर सेम चीज मैं किसी रीजनल एरिया में आती हूँ, अगर मैं रीजनल एरिया में जाती हूँ जहाँ का क्राउड इतना अच्छा नहीं, मतलब क्राउड जो है थोड़ा रूरल एरिया, लो पॉवर्टी, मतलब थोड़े से नॉर्मल कॉमन पब्लिक टाइप है, तो वहां मैं जानती हूँ कि ये रीजनल एरिया के लोग मुझे 5,000 नहीं देंगे, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया कितना, 2,000। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बायर्स एंड सेलर टू मीट इन पर्सन। बायर्स और सेलर को एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। फिक्सिंग द प्राइस, बायर्स एंड सेलर्स कैन रेगुलरली टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सचेंज द गुड्स। बायर्स और सेलर्स को अपने हिसाब से उसको जब भी प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करना है वो इसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड एंड कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अब डिमांड कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखो। वो बोलता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सबसे बड़ी चीज है, मैंने क्या बताया आपको, अभी रतन टाटा जी का एग्जांपल आपको दिया कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी कि मार्केट में अगर समझना है कि कस्टमर को किंग बोलते हैं, तो वो थे हमारे एक और एक पर्सनालिटी, रतन टाटा सर। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते, और बिजनेस के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। इनके बारे में पहले जानो, फिर समझ में आ जाएगा। एक ऐसा इंसान जो इस सेंटेंस को मीन करता था, जो ये बोलता था कि कस्टमर ही किंग है और कस्टमर अगर चाहे तो कुछ भी मार्केट को बदल सकता है। और वो कस्टमर को कस्टमर की तरह लेते नहीं थे, वो अपनी फैमिली की तरह लेते थे। एक कॉमन इंसान जब रोड पर बारिश में भीगता रहता था ना, तो उस इंसान के लिए उसने नैनो बना दी कि भाई 1.5 लाख की 1 लाख की तुम बाइक ले सकते हो, तुम कार ले लो। आज अगर गलती से किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो हम डर जाते कि अरे यार क्या करेंगे, अब तो मर गया, अब तो प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाएगा। उस इंसान ने वैसे हॉस्पिटल किए। बड़े बड़े अमीरों के नाम सुनेंगे, लेकिन ये इंसान पैसे से अमीर था, वो तो खानदानी थे। ये इंसान दिल का अमीर इंसान था, जिसने पैसे से की बात करोगे तो खानदानी रही सब होंगे, बट वो इंसान सिर्फ पैसा नहीं था, उसकी दिल में अमीरी थी। और ऐसे इंसान जिसके बारे में कितना भी बोल दो ना कम है। तो अगर कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट होता है, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपने कस्टमर को समझना पड़ता है। एंड मार्केट कैन बी स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ कस्टमर। अगर बारिश की टाइम आ गई और तुम मार्केट में बेच रहे हो ऊनी कपड़े, क्या चल रही है, बारिश चल रही है, और बेच क्या रहे हो, ऊनी कपड़े, कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम वो नहीं बेच रहे हो जो तुम्हारे कस्टमर को चाहिए। कस्टमर इस समय ये नहीं मांगने वाला है। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर बोलता है भाई ये नहीं चाहिए, कस्टमर बोलता है हमको अम्ब्रेला ला कर दो, हमको अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो अगर तुम इसको मार्केट में बेच रहे हो तो कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे। तो कस्टमर को वो दो जो कस्टमर को चाहिए, वो मत बेचो जो तुमको बनाने में मजा आता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज का एक साथ डिमांड करते हैं, ठीक है, बाय द पोटेंशियल बायर्स ऑफ एनी प्रोडक्शन इज मार्केट। नेक्स्ट आता है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। स्पेस एंड डिजिटल कॉन्सेप्ट, वेरी कॉन्सेप्ट इजी, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। अगर आज इसका आपको एग्जाम्पल देखना है, मैंने अभी आपको बताया ये सारे जो ऐप है ना, घर में बैठे बैठे हमारी माता बहने, इवन मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आज ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये क्या है? हमारा डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है। एक बार देखते देखो, एमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे जो आईटी कॉन्सेप्ट था वो बढ़ता गया, बट टू न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट कॉल एज अ स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट। टाइम बढ़ा, सिचुएशन बढ़ा। अब जो डिमांड था लोगों का कि भाई हमको एक आईटी, लोग ऑनलाइन बैठते थे, बाहर जाने में कंटाल आता था, आज आईटी सेक्टर बढ़ा तो सबसे बड़ा मार्केट, आज आपके लोकल मार्केट से भी बड़ा मार्केट कोई चला गया, वो होता है डिजिटल मार्केट। न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल्स एंड मोबाइल अप्लायंसेस एप्लीकेशंस में, मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब क्या, जो मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट बोला। बाइंग एंड सेलिंग इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। एक ऑर्डर आपने प्लेस किया, मुझे ऑर्डर चाहिए, आपने उधर एड्रेस दिया, अब यहाँ पे बायर जो है उसने एक ऑर्डर डाला कि भाई मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, आईफोन 16 आ गया ना अभी हमारे पास, तो उसने बोला कि भाई मुझे आईफोन 16 चाहिए। तो अब आईफोन 16 उसने ऑर्डर किया। जैसे उसने ऑर्डर किया आईफोन 16 का, वहां पे जो सेलर बैठा हुआ है उसने देख लिया तुमने यहाँ पे क्या डाला, अपना एड्रेस, वो सेलर तुम्हारे एड्रेस पे तुमको भेज देगा। तुम घर पे मत रहो, तुमने ऑनलाइन किया, तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट पहुंच गया। आ रही बात समझ में? एंड कम्युनिकेशन मीडिया जैसे टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव मेड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड सेलर।
मैं पहले कोई प्रोडक्ट बनाती थी, यहाँ पे देखो क्या होता था, पहले का कॉन्सेप्ट, पहले के टाइम पे चीजें क्या होती थी। पहले ऐसा होता था ना कि समझो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था, अब यहाँ पे समझो एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को बनाता है। एक एग्जांपल मैं वापस से लेती हूँ, आपका समझो आईफोन का, नहीं आईफोन का मत लेते, आईफोन से तुम लोग के अंदर लालच ज्यादा आ जाएगी, तो ज्यादा लालच को पैदा मत करो, सिंपल कोई सिंपल सी चीज लेते, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं कोई, आपका हेडफोन ले लो, ठीक है, बोट वाली कंपनी का एग्जांपल लो, बोट की कंपनी है। अब बोट की कंपनी जो है वो क्या करती है, हेडफोन ये सारी चीजें बेचती है। अब पहले अगर उसको बेचना रहता तो वो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आती थी, वो क्या करती थी, वो एक बीच में आता था, कौन? होलसेलर। एक होलसेलर आता, वो होलसेलर को देती। होलसेलर जो था, अब होलसेलर क्या होता है, ये बल्क में सामान को लेता है, मतलब एक साथ ज्यादा सामान उठाता है, बल्क में सामान लेता, ये जाता अलग अलग रिटेलर्स को देता, ये बहुत सारे रिटेलर्स को एक टाइम पे देगा, ये एक दो तीन चार पांच ऐसे अलग अलग रिटेलर्स क्या होते हैं, जो आपके नीचे मोबाइल शॉप पे छोटे छोटे दुकान होंगे जो हेडफोन्स देते हैं, ये सब, ठीक है। और फिर कहीं जाकर ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता। अब यहाँ पे बोट की कंपनी जो है उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे बोर्ड की कंपनी का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे बीच में कौन बैठे हुए? होलसेलर एंड रिटेलर। इनके बारे में मैंने अभी बताया था, इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? एजेंट। पर अगर मैं आज की बात करूं तो ये सब खत्म, ये सब खत्म, कुछ नहीं बचा। अब आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे सीधी सी चीज होती है, बोर्ड की कंपनी ने अपने आप को गया अमेजोन पे लिंक कर दिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे प्रमोट कर दिया। आप ऑर्डर करोगे तभी अमेजोन वाला जो है ना, ये खाली एक मीडिएटर बैठा है कि कस्टमर को और मेन कंपनी को ज्वाइन करा है। आप जो भी ऑर्डर करोगे डायरेक्ट कहां पर आता है? आपके कस्टमर के पास। अब आप बोलते हैं ना कि अगर आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो तो प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है, पड़ता है ना। बोर्ड अगर आप ऐसे लेने जाओ तो प्रोडक्ट उसके ऊपर अलग रहता है, वहां से खरीदते तो अलग पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपके बीच में एजेंट्स रहते हैं ना, तो अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट 100 की बनाई, ठीक है, तो होलसेलर उसको कितने में बेचेगा? 120 में। फिर रिटेलर को, अब ये होलसेलर जो है, ये रिटेलर अभी इसको इसको अब 100 का वो प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये इसको कितने में बेचेगा? 120। इसने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, अब इसको भी 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो ये रिटेलर को कितने में बेचेगा? 100, सॉरी, ये रिटेलर को कितने में बेचेगा? 140 में। अब यहाँ पे जब ये इसको 140 में बेचेगा तो ये प्रोडक्ट का प्राइस 100 से कितना पहुंच गया? 140। अब रिटेलर को भी प्रॉफिट चाहिए, तो रिटेलर इसको कितने में बेचेगा? अरे कि नहीं, अरे बात समझ में। प्रोडक्ट का कितने का? 100 का, 20 का प्रॉफिट करते करते कितना का चला गया? 160। पर अगर यहीं पे अगर मैं बात कर दूं, यहीं पे ये चीज अगर सब पूरी तरीके से हट जाए और किसी भी तरीके का कोई एजेंट यहाँ पे नहीं बचता है, तो सीधी सीधी चीज हो जाएगी कि बोर्ड की कंपनी अगर 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट बना रही है तो बहुत करेगी 10 से 20 रुपए का प्रॉफिट, बीच में मार्जिन बैठा हुआ अमेजोन लेगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा कस्टमर के पास। तो जो प्रोडक्ट तुमको 160 का पड़ रहा था, वही प्रोडक्ट अब तुमको 130 से 140 का पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच के एजेंट्स कम हो जाते हैं। बता रही है नहीं समझ में? तो यहाँ पे यही दिया है कि स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट मार्केट का मतलब होता है कि वो मार्केट जहां पे आज हम घर से बैठे बैठे सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा? मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इतना जो पार्ट था आज हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, जो एक बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केट है, वो वाला पार्ट लेंगे। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही स्टॉप करती हूँ। थोड़ा सा रिविजन जो वाला पार्ट है, वो रिविजन वाला पार्ट आप अच्छे से समझ लो, नहीं तो फिर वापस से आप पूरा का पूरा कंफ्यूज होते हो और यहाँ वहां दिमाग लगाते हो। अब इसके अंदर आपको जो मेन कंटेंट क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले जब भी इस आंसर को आपको लिखना है तो आपको लिखना कैसे वो ध्यान दो। आंसर आप लिखोगे तो मैंने क्या बोला था, अगर आप लिखते हो, एक सेकेंड, अगर आप ये आंसर लिखते हो तो सबसे पहले कोई भी थियरी आंसर लिखने के टाइम पे आपको सबसे पहले लिखना है उसका इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? उसका इंट्रोडक्शन। फिर आप थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन आपकी कितने लाइंस की होनी चाहिए? 5 to 6 लाइंस, 5 to 6 लाइन। उसके बाद आप बाय हार्ट करो उसका मीनिंग्स पार्ट। क्या पार्ट लेना है आपको? उसका मीनिंग्स। डेफिनेशन मैंने जो बोला, आपको जो भी इजी लगे
वो एक डेफिनेशन लो, सारे के सारे डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। डेफिनेशन को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा पे खत्म करो और फुल स्टॉप करो। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट आया, समझो बोर्ड एग्जाम में आपको आया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना के सारे पॉइंट्स को लिखिए और फिर वन बाय वन सारे पॉइंट्स को लिखकर यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। हर पॉइंट्स के अंदर ट्राई कीजिए 3 to 4, आप 4 के ऊपर भी जाओगे तो वेल एंड गुड है, पर 3 to 4 लाइन का आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको कल वापस से मिलूंगी इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक इंट्रोडक्शन पार्ट और ये पार्ट नेक्स्ट